गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक प्रमुख टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। रोजगार आय एवं उत्पादन के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर चर्चा करने के बाद कीन्स द्वारा उसकी की गई आलोचना और कीन्स ने किस प्रकार से एक अल्पकालीन सिद्धांत जो कि रोजगार आय और उत्पादन के निर्धारण पर कार्य करता है उस पर अपना विश्लेषण दिया है। साथ ही कीन्स ने अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार एवं उत्पादन के निर्धारण का प्रमुख बिंदु प्रोडक्शन या पूर्ति को न मानते हुए प्रभावपूर्ण मांग को माना है। किसे माना है? इफेक्टिव डिमांड को। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन का बिंदु आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रोजगार पर ही विद्यमान हो या संतुलन को पूर्ण रोजगार पर ही प्राप्त किया जा रहा हो। पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन की अवस्था आ सकती है। इसका किस प्रकार से व्याख्या की गई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रभावपूर्ण मांग किस प्रकार से निर्धारित होती है ये हमने पहले चर्चा कर ली है। समस्त मांग वक्र और समस्त पूर्ति वक्र द्वारा प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड किस तरह से डिटरमाइन होती है, इससे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम देख रहे हैं प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय इफेक्टिव डिमांड। बच्चों, प्रभावपूर्ण मांग रोजगार, आय और उत्पादन का वह बिंदु है जहां समस्त मांग समस्त पूर्ति फलन के बराबर हो जाता है। या ऐसे यूँ कहिए कि प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति फलन को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस बिंदु पर उद्यमियों की प्रतिशत आय रोजगार के स्तर पर उनकी कुल लागत के बराबर हो जाती है, जो उन्हें अवश्य प्राप्त होनी ही चाहिए। और प्रभावपूर्ण मांग का यह बिंदु ही रोजगार के संतुलन का निर्धारण करता है। आपको स्मरण होगा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अर्थव्यवस्था में जो समस्त मांग है या जो समग्र मांग फलन है, वक्र है, यह उत्पादन की बिक्री से जो प्रत्याशित प्राप्तियां हैं, विक्रय से प्रत्याशित प्राप्तियां, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, रोजगार के किसी स्तर पर प्रत्याशित आय को, और समस्त पूर्ति फलन उस न्यूनतम प्राप्तियों को बताता है जो कि किसी उद्यमी को या अर्थव्यवस्था को अवश्य ही मिलनी चाहिए, जो कि कुल लागत के बराबर होती है। जब ये दोनों प्राप्तियां आपस में बराबर होती है, यही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा। कीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था की तो आलोचना की है और बताया कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अल्प रोजगार स्तर पर ही संतुलन हो जाता है। अभी संतुलन कैसे स्थापित होता है? समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित प्रभावपूर्ण मांग पर जो संतुलन होगा वही संतुलन का रोजगार स्तर होता है, और वह सदैव पूर्ण रोजगार स्तर पर हो यह आवश्यक नहीं है। यह संतुलन अल्प रोजगार यानी पूर्ण रोजगार से पहले की अवस्था में भी हो सकता है। और यदि हम पूर्ण रोजगार चाहते हैं तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से ही पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। हमने चित्र के साथ ऐसे इसे समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग फलन, जो ये स्मूथ रेखा दी गई है, जो डॉटेड नहीं है, वो प्रारंभिक समग्र मांग वक्र है, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। और एक आपको कर्व मिलेगा जो कि होगा समस्त पूर्ति फलन। ये जो ए एस है यहाँ से होते हुए फिर ये वर्टिकल हो जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। देखिएगा फिर से ध्यान से, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन समग्र मांग फलन धनात्मक है लेकिन y अक्ष के उन्नत दर है। इसी प्रकार से समग्र पूर्ति वक्र भी धनात्मक है और बाद में एक सीमा के बाद जब पूर्ण रोजगार हो जाए तब ये वर्टिकल हो जाता है। ये भी धनात्मक है लेकिन ये y अक्ष के नतोदर है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज द कॉन्केव टू y एक्सिस एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और सप्लाई कर्व इज कॉन्केव टू
y axis. Now where both curves are intersecting each other, where at E point, E बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड AD और एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति वक्र E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने से इसे हम एक तरह से परपेंडिकुलर लेंगे एक्स एक्सिस पर। जो रोजगार का निर्धारण हो रहा है वो एन पर हो रहा है। ओ एन रोजगार और आय का स्तर है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, समग्र पूर्ति वक्र के वर्टिकल लेवल पर तो पूर्ण रोजगार है, लेकिन ये जो ई बिंदु है, ये वाला, ये ई बिंदु हमें पूर्ण रोजगार से पहले ही प्राप्त हो गया, पूर्ण रोजगार से पहले ही प्राप्त हो गया। इसलिए रोजगार का स्तर ओ एन समग्र पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन के इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु पर प्राप्त हुआ है। ये संतुलन बिंदु जो ई है, यही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। प्रभावपूर्ण मांग यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से जितनी न्यूनतम और आवश्यक प्राप्तियां उसे चाहिए और वास्तव में उसे उतनी मिल रही होती हैं, इस प्रतिच्छेद के बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। इसी इफेक्टिव डिमांड पॉइंट पर रोजगार का स्तर ON है। अब यह अल्प रोजगार का बिंदु है। किस प्रकार का बिंदु है? अल्प रोजगार का। ON अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे आप क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ON बिंदु पर अल्प रोजगार बिंदु है, और यदि हम पूर्ण रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं हम? यदि हम पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समस्त मांग को बढ़ाना होगा। समस्त मांग वक्र अभी क्या था? AD। इसे बढ़ाकर कितना करें हम? इतना करें कि ये समग्र पूर्ति वक्र के वर्टिकल पार्ट को, समग्र पूर्ति फलन के लंबवत भाग को यदि वो इंटरसेक्ट करे तो प्राप्त होने वाला जो बिंदु है वो नया संतुलन बिंदु हो जाएगा E1। इस E1 बिंदु पर समग्र मांग फलन कौन सा? डॉटेड वाला, ये वाला। ये डॉटेड मांग फलन जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को वर्टिकल पार्ट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से बिंदु पर? E1 पर। E1 पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, E1 बिंदु। तो E1 बिंदु पर इंटरसेक्ट करने पर अब हमें नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। आय एवं रोजगार का स्तर बढ़कर ON से ON1 हो गया है। फिर से देखें, पहले ON था, अब ये बढ़कर ON1 हो चुका है। अल्प रोजगार संतुलन से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन पर तभी आ सकती है जब प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रभावपूर्ण मांग किस प्रकार से बढ़ी? पहले AD डिमांड कर्व था, समग्र मांग फलन था, जिसे हमने बढ़ाया। अब बात आती है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया कैसे जाए। तो जो एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होंगे, समग्र मांग फलन के जो निर्धारक तत्व हैं, उन्हीं के द्वारा हम समग्र मांग वक्र को बढ़ा पाएंगे। तो अच्छा, समग्र मांग वक्र के डिटर्मिनेंट्स क्या है? ये उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और सार्वजनिक व्यय का ही योग है। तो यदि हमें समग्र मांग को बढ़ाना है तो हमें इनमें से किसी एक न एक तत्व को या एक न एक एलिमेंट को बढ़ाना होगा। तो अल्प रोजगार में भी यदि हम उपभोग व्यय, विनियोग व्यय या सार्वजनिक व्यय, जो G से डिनोट होता है, AD, आप ध्यान दीजिएगा, AD इक्वल्स टू C+I+G। यदि हम इसे बढ़ाना चाह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को, तो C, I और G में से किसी न किसी में वृद्धि करना आवश्यक है, और इनमें वृद्धि करके हम नए समस्त मांग वक्र AD1 पर पहुंच सकते हैं, और इस AD1 के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु E1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? E1।
इस पर आप ध्यान दें। E1 प्राप्त होगा जहां पूर्ण रोजगार के स्तर ON1 पर पहुंच जाएंगे। हम रोजगार के कौन से स्तर पर पहुंच जाएंगे? ON1 पर पहुंच जाएंगे। इससे ये स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार हो यह आवश्यक नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग तो कब प्राप्त हो जाएगी? जब समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति फलन को या वक्र को प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। तो जहाँ ये आपस में बराबर हो जाएंगे वही संतुलन का बिंदु होगा और वही रोजगार और आय का निर्धारण होगा। लेकिन जो भी संतुलन का बिंदु होगा वह पूर्ण रोजगार का बिंदु हो यह आवश्यक नहीं है। अगर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण निम्न स्तर पर ही हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहेगी। और यदि हमें अर्थव्यवस्था को अल्प रोजगार से पूर्ण रोजगार की तरफ ले जाना है, अर्थात पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है, तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी होगी। और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाएगा? प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए हमें समग्र मांग को बढ़ाना होगा अर्थव्यवस्था में। समग्र मांग कैसे बढ़ाएंगे? समग्र मांग जिन तत्वों से मिलकर बनी है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट। कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, निवेश व्यय या निवेश मांग और उपभोग मांग, इनमें वृद्धि करके हम समग्र पूर्ति फलन को AD से AD1 बढ़ाएंगे। इसलिए नया संतुलन बिंदु E से E1 पर प्राप्त होगा और E1 पर प्राप्त होने पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर आ जाएगी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन, नया इंटरसेक्शन E1, नया इंटरसेक्शन यानी नया प्रतिच्छेद बिंदु AS के वर्टिकल पार्ट पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वर्टिकल पार्ट पर, लंबवत पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ इसने पहले इंटरसेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है यदि हम समग्र मांग को बढ़ा दें। तो आपने बच्चों देखा कि कीन्स के जो रोजगार, आय और उत्पादन का सिद्धांत है उसकी मुख्य बात यह है कि यह अल्पकाल से संबंधित है। संतुलन बिंदु सदैव पूर्ण रोजगार पर प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय एवं उत्पादन का स्तर किससे निर्धारित हो रहा है? प्रभावपूर्ण मांग से, इससे। और ये प्रभावपूर्ण मांग किससे निर्धारित हो रही है? समग्र पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन। समग्र मांग फलन किससे निर्धारित होगी? C प्लस I प्लस G इक्वल टू AD। तो समस्त मांग फलन इस प्रकार से निर्धारित होगी। ये था चित्र द्वारा कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है वह प्रभावपूर्ण बिंदु से रोजगार का स्तर निर्धारित करता है। प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु स्वयं समस्त मांग फलन के साम्य से निर्धारित हो रहा है। अगर वह साम्य अल्प रोजगार पर ही हो जाता है तो बेरोजगारी का निराकरण करने और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कीन्स प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि का सुझाव देते हैं। अब चूँकि अल्पकाल में प्राकृतिक भौतिक साधनों की मात्रा और तकनीकी दशाएं तो स्थिर रहेंगी, उन्हें हम नहीं बढ़ा सकते, और समस्त पूर्ति फलन भी अल्पकाल में स्थिर रहता है, उसमें वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए अधिक रोजगार के लिए हमें प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हेतु एकमात्र विकल्प रह जाता है समस्त मांग फलन। और समस्त मांग फलन में वृद्धि कैसे करें हम? इसके लिए C प्लस I प्लस हम G की बात कर रहे हैं। इनमें तीनों की वृद्धि पर कीन्स ने फोकस किया है। आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर कर रहा है। प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के द्वारा निर्धारित हो रही है, किंतु समस्त पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर होने से प्रभावपूर्ण मांग का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या रह जाता है? समस्त मांग फलन। और समस्त मांग फलन में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि संभव है। इसलिए समस्त मांग को हम उपभोग व्यय, विनियोग व्यय और सरकारी व्यय के द्वारा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इन पर निर्भर करते हैं। अब उपभोग व्यय की मात्रा स्वयं दो तत्वों पर निर्भर कर रही है, ऐसे हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे।